धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। क्या करें, रवीश कुमार का चैनल तो है नहीं, सारे काम खुद ही यहां पर करने पड़ते हैं। अब चलते हैं पहली खबर की तरफ। काफी महत्वपूर्ण खबर है, इसको नोट करके रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे हवाले से जो खबर मीडिया में चल रही है कि देश के जाने माने पत्रकार, इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, आज तक के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, सारी दुनिया जानती है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर यानी कि स्वमोटो कॉग्निजेंस के आधार पर अवमानना का केस चलाने जा रहा है। ये खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। हमारी वेबसाइट पर कल शाम जो खबर दिखाई गई थी या जो चीज़ें शो हो रही थी वो गलती से हो गई है। अब कितनी बड़ी कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कुछ चीज़ें गलती से अपलोड हो जाए और उसके आधार पे ये पता चले मीडिया को कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलने जा रहा है जी, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट कहे ना जी ये तो गलती से हो गया है, हम कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो इसकी जांच भी तो होनी चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट रिपोर्ट भी तो आनी चाहिए। ये आज के बुलेटिन की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है। भैया 2 साल पहले हमारा धाकड़ खबर से हैक हो गया था, 45 दिन तक बंद रहा, हम तो रोते फिरे। तो हमारे जैसों का चैनल अगर हैक हो गया, बंद हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा अगर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आके कोई उल्टा सीधा लिख दे? तो इसकी जांच होकर रिपोर्ट आनी चाहिए ना। क्या अंदर के किसी कर्मचारी ने किया, क्या किसी ने हैक करके डाला, कैसे ये चीजें हुई, इसके बारे में स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की शाख पर भी बड़ा सवाल है। बता दें आपको, राजदीप सरदेसाई और आजकल मृणाल पांडे और बड़े बड़े कई पत्रकार हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह की जगह जगह मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि उनको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। एक ट्वीट करने पर उनको पूरा निशाना बनाया जा रहा है। ट्वीट क्या है आपको पता है? दिल्ली के आईटीओ पर एक किसान यानी कि नवरीत सिंह की मौत हो गई थी, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला था। महज 25 साल उम्र थी। इन लोगों ने ट्वीट कर दिया, खबर भी नहीं चलाई, ट्वीट कर दिया कि किसान की पुलिस की गोली लगने से मौत हुई। तो भाई साहब देशद्रोह लिख दिया इनके खिलाफ। देशद्रोह का मुकदमा तो आज ऐसे हो गया जैसे मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं हैं जब आपस में लड़ती हैं और एक दूसरे के कपड़े उतारने लग जाती हैं कि तेरा खानदान ऐसे था, तेरी माँ वैसी थी, तेरी बहन वैसी थी। वो वाला चरित्र बन गया है। देशद्रोह का मुकदमा पुलिस की जबान से यूं ही निकल जाता है, यूं ही लिख दिया जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर हमारे पास दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली की एक ऐसी कोर्ट है जिसमें मंत्री, विधायकों, नेताओं से जुड़े हुए ज़्यादातर मुकदमे होते हैं। तो मोदी सरकार में एक मंत्री रहे हैं, नाम है एमजे अकबर। पत्रकारिता का बड़ा नाम है साहब। पत्रकारिता के अंदर ग्लैमर की एंट्री कराना, जो आप देखते हैं ना आज बहुत सारी एंकराइन वो जो आज बैठी हैं, उसके जनक अगर कोई हैं पत्रकारिता के अंदर, वो हैं शख्सियत एमजे अकबर। तो उन पर मीटू 2018 में कैंपेन चल ही रहा था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ वो हुआ, सब बता रही थी महिलाएं। उसी दौरान प्रिया रमानी नाम की एक पत्रकार महिला सामने आई और उन्होंने कहा 20 साल पहले जब मैं एक इंटरव्यू के लिए गई तो एमजे अकबर ने मेरे साथ जो है यौन उत्पीड़न किया। इस मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उस वक्त भाजपा ने लेटर जारी करके कहा कि हमने नहीं कहा एमजे अकबर को इस्तीफा दे दो। एमजे अकबर ने खुद ही मीडिया के दबाव में आके इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था जानते हैं आप? एमजे अकबर साहब ने मुकदमा ठोक दिया प्रिया रमानी पे आपराधिक मानहानि का। तो आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा था, लेकिन अदालत ने अब सुनवाई पूरी करने के बाद 1 फरवरी को अदालत ने पूरी सुनवाई कर ली थी। आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने साफ कर दिया कि प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि का दोषी नहीं माना जा सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दरवाजों के पीछे, पर्दे के पीछे महिलाओं के साथ इस तरीके से यौन उत्पीड़न का मामले होते रहते हैं और महिलाएं अपने चरित्र को लेकर, अपने परिवार को लेकर या अपने आप को लेकर इन सब चीज़ों के बारे में डर के चलते बोल नहीं पाती हैं, लिख नहीं पाती हैं, किसी को बता नहीं पाती हैं। अक्सर कर कई सारे मामलों में ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि जो प्रिया रमानी कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है एमजे अकबर के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा इस फैसले के बाद एमजे अकबर क्या हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जाके प्रिया रमानी पर मुकदमा ठोकेंगे। उस वक्त जब ये मुकदमा उन्होंने किया था तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने उन्हीं के साथ खड़े होकर प्रिया रमानी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की थी।
दलाली वहीं से मिलती है, दुकान वहीं से चल रही है, धंधा वहीं से आ रहा है, तो करेंगे कुछ क्यों नहीं उनके लिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। निकिता जैकब को लेकर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज सुधार करना ज्यादा बेहतर होगा। कल एक खबर मैंने गलत आपको बता दी शायद कि शांतनु को भी हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और निकिता जैकब को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन शांतनु को कल ही बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी, जबकि निकिता जैकब के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करके अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज उस फैसले को सुना दिया है। उस फैसले के मुताबिक अगले 3 हफ्तों तक के लिए निकिता जैकब जो पेशे से एडवोकेट हैं उनको ट्रांजिट जमानत दे दी गई है। बताऊंगा आपको ट्रांजिट जमानत आगे होती क्या है, लेकिन आगे जो कोर्ट ने कहा है उस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि इनको परमानेंट जमानत के लिए या अग्रिम जमानत के लिए जो है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अंतरिम जमानत या अग्रिम जमानत, इनको दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि इनके खिलाफ FIR दिल्ली में ही दर्ज है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको, मुंबई से एक लड़की पकड़ी गई जिसका नाम है दिशा एरबी। दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको दिल्ली में लाके कोर्ट के सामने पेश किया। जबकि नियम क्या है वो आपको बता देते हैं। नियम ये है कि आप जहां भी जाएंगे, जिस राज्य में भी जाएंगे, किसी भी राज्य दूसरे राज्य की पुलिस अगर उस शख्स को गिरफ्तार करने आएगी, जैसे दिशा एरबी के मामले में बता देते हैं, पुलिस को वहां जाना था, गिरफ्तार करना था और वहीं की अदालत के सामने उसको पेश करना था, फिर उसका ट्रांजिट रिमांड बनवाने के बाद उसको दिल्ली लाना था। इसी को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ऐसा ही यहाँ पे है, जब मामला दिल्ली में दर्ज है, ज्यूरिस्प्रूडेंशन दिल्ली का है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो हाईकोर्ट कैसे मामला सुन सकता है? लेकिन हाईकोर्ट ने मामला सुना। इसे कहते हैं ट्रांजिट जमानत और इनको ट्रांजिट जमानत दे दी है क्योंकि उसके यहाँ का मामला भी नहीं है, उसके यहाँ की कोई पुलिस जांच भी नहीं कर रही है, फिर भी उस राज्य का हाईकोर्ट इस मामले में जमानत दे दे रहा है। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस दौड़ पड़ी। एक नाम था एडवोकेट निकिता जैकब का और दूसरा था शांतनु का। ये दोनों हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कल शांतनु को राहत दे दी और आज राहत दे दी है निकिता जैकब को। दिल्ली पुलिस के लिए तगड़ा झटका है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प खबर है, इसको आपको नोट करके रखिएगा क्योंकि आजकल जैसा मैंने कहा कि जो 2 औरतें आपस में लड़ती हैं गली मोहल्ले की और एक दूसरे की नस्लें खोद के रख देती हैं 2 मिनट में, वैसा चरित्र आज पुलिस और जांच एजेंसियों का हो गया। अफवाह फैलाने पर नहीं लगाया जा सकता है देशद्रोह का केस। अफवाह फैलाने पर नहीं लगाया जा सकता है देशद्रोह का केस। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए खासी अच्छी खबर हो सकती है। पटियाला की, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट है, उसके जो जज साहब हैं, धर्मेंद्र नाम है उनका, धर्मेंद्र राणा, उन्होंने 2 आरोपियों को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की है। पहले दोनों आरोपियों के नाम जान लीजिए। देवीलाल, एक का नाम है देवीलाल बुडक और दूसरे का नाम है स्वरूप राम। इन दोनों को जमानत दे दिए। 50-50 हज़ार रुपये के जमानती पेश करेंगे और जमानत पर जेल से रिहा हो जाएंगे। इन पर आरोप है कि इन्होंने फेसबुक पे लिख दिया था कि किसानों के समर्थन में, यानी कि जो कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चल रहा है, जिसे किसान आंदोलन कहा जा रहा है, उसके समर्थन में दिल्ली पुलिस के 200 जवानों ने इस्तीफा दे दिया अपने पदों से। भाई साहब, इनको पकड़ा गया, जेल में डाला गया और इनके खिलाफ देशद्रोह लगा दिया। अदालत ने कहा भैया अफवाही तो फैला रहे थे, अफवाह फैलाने की धारा लगा लेती पुलिस, देशद्रोह क्यों लगा दिया? लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पुलिस पे भी उठता है कि उसने इन पर ये जो है धारा क्यों लगाई, और उससे बड़ा सवाल कोर्ट पे भी उठता है। जब कोर्ट मान रहा है कि गलत तरीके से लगाई गई है तो पुलिस वालों को थोड़ा पनिश भी करे ना, आगे वो अपनी औकात में रहें। जैसा आपने देखा होगा डॉक्टर कफील के मामले में हाईकोर्ट ने कह तो दिया NSA लगता ही नहीं, क्यों NSA लगाया? लेकिन भैया उन पुलिस वालों के खिलाफ भी तो कुछ नहीं किया जिन्होंने NSA लगाया, उनको भी तो लटकाओ, कम से कम उनके अंदर कुछ डर तो पैदा हो कानून का। या वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी धाराएं लगाते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। OTT प्लेटफॉर्म आप लोग जानते ही होंगे आजकल, जैसे अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, हॉटस्टार है। तो इन सब पर आजकल वेब सीरीज़ लॉन्च कर दी जाती हैं। वेब सीरीज़ में खूब गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या दिखाने लग जाते हैं, खूब खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं, कोई सेंसरशिप वहाँ नहीं है। यही नहीं, बहुत सारी जगहों पर तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जा रही हैं कि इन पर आरोप लग जाता है कि ये लोग धार्मिक देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। जैसा आपने अभी देखा होगा, हाल फिलहाल में तांडव फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ था। तो इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। कहा गया है कि साहब एक बात बताइए, इनके लिए भी एक स्वायत्त संस्था बनानी चाहिए।
यानी कि एक आज़ाद जो है इनके लिए एक संस्था बनानी चाहिए जो इनके कंटेंट पर सुपरविज़न करे कि ये लोग क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं। तो इसको लेकर सीजेआई एस ए बोबडे की बेंच, 3 सदस्यों की बेंच है, उसने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि 6 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें। ओटीटी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, ओवर द टॉप के नाम से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ओटीटी लिख सकते हैं। और इस पर आ रही वेब सीरीज जो है वो आजकल बवाल मचाए हुए, उसी के चलते ये पिटीशन दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। इसी दौरान कोर्ट में जो मौजूद थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, आपको पता ही है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उनके ऊपर अटॉर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपाल हैं, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM कटराज ने कहा कि साहब इस पर सरकार विचार कर रही है लेकिन अभी निर्णय नहीं लिया, सोच रही है सरकार। तो कोर्ट ने कहा क्या तरीका है ये, हम लोगों ने अक्टूबर में भी नोटिस जारी किया था और अब फिर से हम जवाब तलब कर रहे हैं, आप लोग अभी तक इस पे विचार ही कर रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे। स्पष्ट बताइए आप कैसे इस पे रोक लगाएंगे, क्या आपकी रूपरेखा है, सब कुछ 6 हफ्ते के भीतर इस मामले में हमारे सामने रखिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जूनियर जज के साथ सीनियर जज द्वारा फ्लर्ट किए जाने को स्वीकार्य यानी कि कबूल नहीं किया जा सकता है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। हालांकि मामला कुछ और था, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, पर पहले टिप्पणी को लेकर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो है व्यावहारिक सी होती जा रही हैं। जैसे कोई आदमी कहीं पे कुछ तरक्की करता है तो उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि उसने यौन उत्पीड़न किया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जज बनाए जाने के मामले में कही है। जिला जज को हाई कोर्ट में जज बनाए जाने के दौरान एक महिला सामने आई थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि जज महोदय ने उनका यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया और कहा कि उनकी आंतरिक जो कमेटी बनी हुई है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जज साहब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ठीक है, मान लेते हैं आजकल ये तमाम चीज़ें व्यावहारिक होती जा रही हैं, तमाम चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इस मामले में आप जांच का सामना करिए, हम आपकी पिटीशन को खारिज कर रहे हैं, पर आपको एक मौका देते हैं, वापस ले लीजिए। तो उन्होंने अपनी जो है अर्जी थी उसको वापस ले लिया। अब देखना दिलचस्प होगा जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आंतरिक कमेटी है वो इस मामले में जांच कर किस तरीके की कार्रवाई करती है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि उस महिला ने अब अपने आरोप वापस ले लिए हैं या अपनी शिकायत वापस ले ली है, लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि जज साहब से जुड़ा हुआ मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो जी एक व्यवहार सा बन गया है कि कोई भी महिला ऐसे आरोप लगा देती है। और मामलों में भी तो थोड़ा सा ऐसे बोलिए, सोचिए, गौर कीजिए, क्योंकि और लोग भी इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, या अगर वाकई में ऐसे मामले असल में होते हैं तो उसमें जज भी नहीं बचना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है इंटरनेट, ये बात नोट करके रख लीजिए। अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये हो कि इंटरनेट बंद हो गया तो उनके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन यानी कि वायलेंस हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये आदेश एक तरीके से आया है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट, जिसे मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहता हूँ क्योंकि चंडीगढ़ में वो बेस है। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये सुनने लायक ही नहीं है, जिसमें मांग की गई थी कि इंटरनेट को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाए और उसको मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। हिसार के रहने वाले एक शख्स हैं, नाम है उनका लाल बहादुर खेवाल, उनकी ओर से ये पिटीशन दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था साहब ये किसान आंदोलन आजकल चल रहा है जिसके चलते हरियाणा की सरकार ने फलाने दिन इंटरनेट बंद कर दिया। ये क्या तरीका हुआ? आज हर चीज़, हर जिंदगी एक तरीके से इंटरनेट के सहारे चल रही है। इंटरनेट बंद हो जाने से बहुत सारी दुश्वारियाँ, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, काम धंधे करने में दिक्कत आती है। तो आप इसको मौलिक अधिकार घोषित करें। मौलिक अधिकार जब ये घोषित हो जाएगा तो ऐसे जो सरकारें हैं इस पर रोक नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जज महोदय ने कहा भैया हम तो सुनते ही नहीं है, इसे सुनने लायक ही नहीं समझते, खारिज कर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एम्स गोरखपुर से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ के MBBS फर्स्ट ईयर के 11 स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स गोरखपुर को आदेश दिया है कि वो इनका एग्ज़ाम कराए और जो पास हो जाएं उनको आगे प्रमोट करे नेक्स्ट ईयर के लिए। बता दें आपको, कोरोना कोविड गाइडलाइन का आधार बनाते हुए एम्स गोरखपुर ने कहा भैया जब इकट्ठे ही नहीं हो रहे लोग, उपस्थिति कम है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम हम नहीं ले सकते हैं। इस फैसले को इन्होंने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में पहुँच कर कहा कि जब हम लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये क्या मतलब हुआ जो ये कह रहे हैं कि उपस्थिति कम है इसलिए आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। पूरे मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इन छात्रों के हक में
अब देखना दिलचस्प होगा कि एग्ज़ाम होने के बाद कितने छात्र पास आउट होते हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम किया जाता है। हालांकि जस्टिस एम रविंद्र भट्ट और उनके साथ जस्टिस नागेश्वर राव की बेंच ने साफ कर दिया कि यह आदेश सिर्फ इसी मामले को लेकर लागू होगा। आपने देखा होगा बीच में एक खबर भी आई थी कि एम्स गोरखपुर के छात्रों के साथ मारपीट की गई है। उन्हें कमरे में बुला के उनके मोबाइल छीनने के बाद उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद उन्होंने जाम लगाकर सड़क पर प्रदर्शन किया था। उस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश की थी। उस वक्त छात्रों ने आरोप लगाया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इनके इस फैसले के खिलाफ कि एग्ज़ाम नहीं कराने, उसी वजह से हमारे साथ मारपीट की जा रही है। तो अब वही सिस्टम उनका एग्ज़ाम कराएगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि एग्ज़ाम होगा कैसा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं की निर्भया के मामले में हत्यारे पुजारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब इस मामले में जल्द ही ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। देखना दिलचस्प होगा क्या ये ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और कितनी जल्दी इस मामले में फैसला आएगा। कल ही मैंने आपके सामने खबर रखी थी मिर्ज़ापुर से। वहां की एक अदालत ने महज 23 दिन के भीतर अपना वो फैसला सुना दिया, जिसमें आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बदायूं की अदालत क्या करती है वो देखना होगा। लेकिन मामला जान लीजिए। बदायूं का उघेती एक थाना पड़ता है। यहाँ एक मंदिर में 3 जनवरी को मैंने आपके सामने खबर रखी थी। 3 जनवरी को रात एक महिला जो है पूजा पाठ करने गई, उसके साथ वहाँ पे दरिंदगी की गई, उसके शरीर की हड्डियाँ तोड़ दी गई, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया गया, तमाम तरीके की दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। इसे हमने कहा था कि ये बदायूं की निर्भया है। इस मामले में पुलिस ने सत्यनारायण दास जो यहाँ का पुजारी है उसको गिरफ्तार किया था और उसके 2 चेले चपाटे और पकड़े थे। अब इसमें चार्जशीट कर दी गई है। चार्जशीट में पुलिस ने पुजारी सत्यनारायण दास को मुख्य आरोपी माना है और उसके 2 जो चेले चपाटे हैं उनको सबूत मिटाने का, साथ ही मामले को दबाने छुपाने की कोशिश करने का आरोपी बनाया है। अब ट्रायल शुरू होगा, देखेंगे इस मामले में कब इस आरोपी पुजारी को सजा मिल पाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण खबर है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच से जुड़ी हुई आ रही है। जज साहब ने एक खास टिप्पणी की, आप लोग भी नजर करिए, आपकी नजर है मतलब। जजों पर आरोप लगाने वाले जो मुवक्किल हैं उनको हतोत्साहित करें वकील, मतलब उनका उत्साहवर्धन ना करें, उनको डाउन करें। यार ये क्या तरीका होता है कि कोई भी आएगा और आके कहेगा साहब निचली अदालत में मेरे मामले को सुना नहीं गया है, मेरे हक में फैसला नहीं आया, वहाँ तो जज साहब बिक गए हैं, हाई कोर्ट जो है इस मामले को सुने, और हाई कोर्ट भी अगर उस मामले को खारिज कर देगा तो फिर हाई कोर्ट पर भी आरोप लगाएंगे, रिव्यू पिटीशन लेके आएंगे। तो ये टिप्पणी जो है की गई है जज महोदय द्वारा। क्या है मामला वो थोड़ा सा जान लीजिए। मदुरई बेंच के जस्टिस हैं जिनका नाम है के मुरली शंकर, उन्होंने एक मामले में टिप्पणी की है और रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। मामला क्या है अब वो थोड़ा सा जान लीजिए। भ्रष्टाचार का एक मुकदमा दर्ज होता है, निचली अदालत एक शख्स को उसमें राहत नहीं देती है, उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है, हाई कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले पर मोहर लगा देता है, उसके बाद वो रिव्यू पिटीशन में जाता है, तब जाके जज साहब ये बात रखते हैं और कहते हैं कि वकीलों को भी इससे गुरेज करना चाहिए। ये ना हो कि मैं उनका मुवक्किल आए और कोई भी आरोप लगाए और उसी आरोप को लेकर वो अदालत में जजों पर खड़े हो जाएं, ऐसे तो लोगों का न्यायपालिका से भरोसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी साफ किया जाना था कि का इंसाफ होते हुए दिखना भी ज़रूरी है। आपने इंसाफ किया ये अहम नहीं है, दिखना भी चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में सरकारी उपयोग के लिए अब सिर्फ ई वाहन ही खरीदे जा सकेंगे, ये एक आदेश आया है और हम इसको भी अदालत वाली खबर के अंदर शुमार कर रहे हैं, कोर्ट बुलेटिन के अंदर शुमार कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी आपको पता ही है हम लोग कोर्ट की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको इंग्लिश में नाम बदल दें तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जो बना हुआ है उसने ये आदेश जारी किया है। उस आदेश के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में आते हैं, यहाँ जो हैं सिर्फ ई वाहन चलेंगे। ई वाहन में चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो टेम्पो हो,